देखो, हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है और हिस्ट्री का सेक्शंस में हम लोग मौर्योत्तर काल के समय में भारत पर जितने आक्रमणकारी हुए इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उस कड़ी में हम लोग एक के बारे में पढ़ चुके हैं जो है हिंदी यवन आक्रमणकारी के बारे में। ठीक है, जिनका क्लास अब्सेंट हो गया था वन शॉट में रिविजन कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगला हम लोग शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको बताए थे कि मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के जो अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त था, लेकिन अशोक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं बना। जितने भी मगध के साम्राज्य पर शासन किए तो उससे क्या हुआ, विदेशी लोगों को बढ़ावा मिला और उन लोगों ने भी भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। तो उसी कड़ी में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी थे उसका नाम था क्या, हिंदी एवं, जिसका नाम क्या बताए गए हैं, मैट्रिडियस, है ना। उसके बाद मिलिंद आक्रमण किए और उसके बाद आगे चल के और भी शासन ने आक्रमण किए। तो उसी क्रम में आपसे एग्जाम में सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल में जो विदेशी कार्य आक्रमण किए थे उसका क्रम बताइए। सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख देगा उल्टा पुल्टा चार्टो नाम और उसी उल्टा पुल्टा क्रम में बोलेगा इस क्रम को सही क्रम में सजा के बताइए कि मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उसका क्रम क्या था सही। इसीलिए यहां पर ये लिख दिया गया है, जिसमें पहला नाम आपको बता दिया गया कहां के थे, हिंदयवन। दूसरा कौन थे, शक, जिसको बोला जाता है सीथियन। तीसरा का नाम है क्या, पहलव, जिसको कहा जाता है पार्थिनियन। और अंतिम को क्या बोला जाता है, कुषाण। शान में बोलिए, सुबह सुबह का टाइम है, फुल एनर्जेटिक में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर बोल रहे हैं तो हमें पता चलेगा आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप सो गए हैं। अगली बात, इसके बाद इसी क्रम में आपको बता दिया गया था यहाँ पर कौन शासक थे, उन शासक में सबसे प्रमुख कौन सा था, उन्होंने भारत पर कब आगमन किया और अपने समय में आके कहां पर उन्होंने राजधानी बताई। तो रिमाइंड कर लीजिए एक बार, सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले थे हिंद यमन, जो लगभग आपको बोले किसी बुक में 1990 और कहीं पर 190 और 183 ईसा पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं लिखा रहेगा, दोनों में से कोई एक नाम लिखा रहेगा। तो ये जो माना जाता है हिंदी लोगावन, वो मूल रूप से कहां के वासी थे, बैट्रिया। कहां के थे, बैट्रिया। इसीलिए भारत में इसे बैट्रियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैट्रियन भी कहा जाता है। और इसके शासन काल में जो सबसे शक्तिशाली जो शासक बने थे वो कौन बने थे, मिलांडर या मिलिंद बने थे, जिन्होंने अपनी राजधानी डिसाइड की थी साकल या सियालकोट, जो पंजाब के आसपास का एरिया पड़ता है। इसके बाद जो दूसरे शासक आए भारत पर आक्रमण करने वाले, जो शक या शीथियन थे, ये भारत में कब इनका आगमन हुआ था, 90 ईसा पूर्व में। और ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, सीरिया या ईरान। और इन्हें जो इसमें प्रसिद्ध जो शासक हुए वो बने कौन सी, नहपान बने। ठीक है, उसके बाद अगला जो शासक आता है पार्थिनियन थे, और ये कब भारत में आने का इनका क्रम माना जाता है, पहली सदी के आसपास। और ये मुख्य रूप से कहां से आए गए थे, पार्थिनिया या ईरान से आए थे। और अंतिम जो शासक माना जाता है कुषाण या यूची। क्या माना जाता है, कुषाण या यूची, जो भारत में इनका आगमन कब माना जाता है, 1500 ईस्वी के आसपास। और मुख्य रूप से इनका निवास स्थान कहां माना जाता है, चीनी या तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक की पढ़ाई कर लिए थे, इसके बाद आगे के बारे में चलेंगे। तो रिमाइंड करते जाइए, जैसा कि हिंदी यूनानी कहां से आए थे, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, और ये मूल रूप से बैट्रिया के रहने वाले थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बैट्रियन। आपको बताएं, इन्होंने जो भारत में आक्रमण किया या निवास किए, दो चरणों में आए। पहला चरण में जो आने वाले व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, डेमोट्रियस। ठीक, और इन्होंने एक वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या था, डेमोट्रियस वंश। और इस जिस समय ये भारत में आक्रमण किए उस समय मगध पर जो शासन चल रहा था वो किस वंश का चल रहा था, शुंग वंश का चल रहा था। और उस समय वहां का शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो इसीलिए जब डेमोट्रियस ने आक्रमण किया भारत में, तो इन्होंने दो राज्य को जीत चुके थे। कौन कौन सा, पंजाब और सिंध प्रांत को जीत चुके थे। तो जीतने के बाद तो कहीं तो इन्होंने अपना राजधानी बनाएगा, तो इन्होंने अपनी राजधानी को डिसाइड किया क्या, साकाल या सियालकोट। ऐसे भी लिखा रहेगा आपका बुक में, सियालकोट, दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आक्रमण करने के बाद, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हर राजा चाहता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, लेकिन इन्होंने जितने भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किए तो वो क्या हुआ, इससे पराजित हुए। और पराजित करने वाला बताए थे ना शुंग वंश में, ये अपने पुत्र को भेजता था। कौन भेजते थे, पुत्र का नाम अग्निमित्र। अग्निमित्र के द्वारा ये बार बार पराजित हुए, तो हार जाने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, लड़ना छोड़ दिया। फिर उसके बाद वही चीज सारा आपको लिख चुका गया है,
इसके बाद बोला गया है, ये भी आपको बता दिए थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका डेमोट्रियस के बाद जो अगला जो शासन करने वाले थे उसमें उसमें थे मिनांडर। मिनांडर की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चालू करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? उनका नाम मिनांडर, इसीलिए भारत में उन्हें जाना जाता है। फिर उसके बाद इसके जो प्रमाण कहां से मिलते हैं ये भी आपको बता दिया गया है, क्योंकि रिविजन क्लास है आपका गुजरात के भड़ोच नामक स्थान पर, ठीक है। और दूसरा नंबर याद रखिएगा, इस वंश का जो अंतिम शासक बनेगा वो कौन बनेगा? हेलियोक्लिट। क्योंकि आपको बता दिए हिस्ट्री में दो शासक का नाम कभी नहीं भूलिएगा, जो स्थापित करेगा किसी वंश को और जो अंत करेगा, क्योंकि एग्जामिनर यही दो डेट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, और प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट शासक बने हैं उसके बारे में जानना है। इसके बाद दूसरा जो चरण चालू हुआ था उसमें कौन सा शासक आया था? यूक्रेटाइडिस आए थे, और इन्होंने भी एक वंश को स्थापन किया था, जिस वंश का क्या नाम बताए थे? यूक्रेटाइडिस वंश। और इस वंश का अंतिम शासक भी आपको बताए थे, क्या था आपका? हार्मियस था आपका। इस वंश का जो अंतिम शासक बना था उस शासक का नाम क्या था? हार्मियस। लेकिन इसका भी एक कहानी है कि कोई भी राजा आता था तो अपने साथ एक राजदूत को लेकर के आ जाता था। राजदूत क्यों होता था? आपको पीछे बताए थे। वो कोई भी राजा से राजा डायरेक्ट बात नहीं करता, अभी भी नहीं करता है। जैसे अभी हम लोग का वर्तमान में भारत में जो अभी लोकतांत्रिक देश है, हर देश का राजदूत रहता है। तो अगर सपोज दैट अमेरिका को कोई सूचना देना है तो यहाँ अमेरिका का जो भारत में राजदूत रहेगा वो इंफॉर्मेशन देंगे कि अमेरिका का प्राइम में ये प्रेसिडेंट आने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति, आना चाहिए कि नहीं, तो परमिशन लेगा। ये नहीं कि वहां का प्रेसिडेंट कॉल करेगा। तो कोई भी राजा जब अपना संदेश किसी को पहुंचाने जाते थे तो वहां राजदूत रखते थे, और राजदूत का ऐसा माना जाता था, राजदूत जो बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है, लेकिन वो वचन किसका रहेगा? राजा का रहेगा। इसीलिए राजदूत की कभी हत्या नहीं की जाती थी। कोई भी राजा किसी भी राज्य के राजदूत की हत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसका संदेश वाहक होता था। ठीक है। तो जब ये आया था तो ये भी अपने साथ एक राजदूत लेके आया था। उस राजदूत का नाम क्या था आपका? हेलियोडोटस। तो यहां भारत में आकर के वो इतना प्रभावित हो गया कि इन्होंने अपना जो धर्म छोड़ करके एक नया धर्म को स्वीकार किया। और कौन सा धर्म को स्वीकार कर लिया था? वो भागवत धर्म, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म ही बोलते हैं। और यहां पर उन्होंने निजी खर्च पर एक शिलालेख का निर्माण कराया था, और उस शिलालेख का नाम क्या बताए थे? गरुड़ धर्म, जिसमें लिखा गया है देव देवस्य भी लिखा गया है, जो इससे पीछे वाले क्लास में बता दिए थे आपको। ठीक है। अब आइए, इसके बाद अगला हम लोग जो पढ़ाई करेंगे शासक के बारे में ध्यान से, शक वंश। किसके बारे में पढ़ेंगे? शक वंश। इसका पीछे का क्लास हम पढ़ा दिए, इसलिए वहां रिविजन कराएं, नहीं तो एक बार रिवीजन करेंगे टाइम बर्बाद होगा। तो शक जिसको कहा जाता है दूसरी भाषा में किस वंश कहा जाता है? शीतियन वंश। तो आपसे बोला जाएगा शक वंश का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे उसको? तो ये किस मतलब यूनान के बाद भारत में आए थे? हिंद यूनान। इसलिए नामकरण पड़ा क्योंकि भारत में आए थे हिंद। तो बोला जाता है मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला यह दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था। कौन सा आक्रमणकारी था? दूसरा विदेशी आक्रमणकारी। तो मौर्योत्तर काल में अगर बोला जाए आपको कि दूसरा आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी का नाम बताइए, तो कौन माना जाता है? शक वंश का माना जाता है, या दूसरे नाम में क्या कहते हैं उसका? और इसका कार्यकाल कब तक था? 90 BC में आया था, ईसा पूर्व में। ठीक है। तो बोला गया है ये भी तो आएगा भारत। देखो हम लोग का भारत जो है ना पूरी तरह एकदम सुरक्षित है, तीन तरफ सागर से, ये दो तरफ सागर से, एक तरफ हिमालय पर्वत, एक तरफ रेगिस्तान। तो जो भी आएगा तो समुद्र से तो नहीं आएगा, तो ये लोग दर्रा से जो दर्रा से पार करते हुए भारत में प्रवेश कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो भारत में प्रवेश किए थे वो कौन सा दर्रा को पार करके आए थे? बेलन दर्रा को। कौन सा दर्रा को? बेलन दर्रा को। और हिंदी यूनान जो आए थे किस पर्वत को पार करके? हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे। तो शक जो रहते थे, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि वो मुख्य रूप से कहां का रहने वाले थे? मध्य एशिया। कहां का मध्य रहने वाले थे? मध्य एशिया। तो इसके बीच की भी कोई घटना है। घटना ये है कि इन्हें यूची वंश, जो आपको बोले कनिष्क का जो शासन काल में चालू होगा, जिसको काबिला भी कहा जाता है, जो मध्य एशिया से इनको वहां से भगा दिया था। तो जब भागे आएंगे, जैसे सपोज दैट अभी हजारीबाग में आप रहते हैं, आपके पापा यहाँ पर खर्च देते हैं, रहते हैं, तभी रहते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, बोले ठीक है हमको और अदर स्टेट में जाना है, और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे वापस गाँव आ जाओ। तो सेम कंडीशन वही था
कि राजा को क्यों, जब कोई देखता था कोई कमजोर है तो वो शासन करता था तो उसको क्या करता था, वहां से भागना पड़ता था या उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इनकी वो इतनी शक्तिशाली नहीं थे कुषाण की तुलना में, यही वजह से इन्होंने भागना रास्ता ढूंढा और इन्होंने कौन रास्ता अपनाया, बेलन दर्रा। और हर कोई भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, हर क्लास में बता रहे, क्योंकि भारत के पास इतनी धन संपदा थी उस समय जिसकी कोई गिनती नहीं थी। इसीलिए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, भारत को सोने का चिड़िया, क्या सोने का चिड़िया उड़ता था, तब क्यों कहते थे, मतलब इतनी थी, मतलब हर व्यक्ति के पास सोने की बैंक बैलेंस पूरा भरा हुआ था, अभी तो सोने का चिड़िया क्यों कहेंगे। अगर मान लीजिए आपका घर में 2 टोकरा सोना का सिक्का रहेगा तो बैंक बैलेंस में भरा हुआ है। अभी हम लोग, भारत का इकोनॉमी क्यों कमजोर है, इकोनॉमिक्स के आप लोग विद्यार्थी भली बात ही जानते हैं। पहले हम लोग का सोना चलता था, सोना के बाद आया चांदी, चांदी के बाद आया तांबा, तांबा के बाद आया कांसा, कांसा के बाद आया लोहा, अब लोहा से बन गया स्टील। अब स्टील भी खत्म हो गया, अब क्या गया, ऑनलाइन। अब गवर्नमेंट को खर्च बनेगा, पैसा बनाने में कितना आमदनी, नहीं तो नोट छापने में बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। ऐसे कोई भी देश, भारत छापता नहीं है नोट। अगर भारत में सपोज करो जितना भी पैसा छापना है वो वर्ल्ड बैंक में उतना गोल्ड रखेगा, सोना जमा करेगा, तब उसका बदला। ये नहीं कि कोई देश मार रहा है एकदम छपाई कर रहा है पूरा नोट का, ऐसा नहीं है। वो उस वर्ल्ड बैंक में वो गोल्ड रखना पड़ेगा। सपोज करो कि इसको 20 लाख, एक एग्जांपल नोट छापना है 20 लाख मूल्य का, तो 20 लाख मूल्य का वर्ल्ड बैंक में गोल्ड जमा करेगा, नहीं तो हद आसा भी रह जाता है। समझ में, ये इकोनॉमिक्स में भली बात ही आप लोग पढ़ेंगे वहां पर। तो कहने का मतलब मेरी यहां पर कहानी थी, तो यहां पर कहानी यही था कि ये क्यों भागे, क्योंकि ये कमजोर थे, सख्त हो गए थे। ठीक, हाँ बोलो। तो कमजोर हो जाने के कारण इन लोग कहीं तो जाएंगे, तो इन लोग मूव किया किधर, भारत की ओर। अब भारत की ओर क्यों मूव किए, क्योंकि वहां पर शासक कमजोर हो रहा था। जैसे देखते हैं ना, कहावत है कि अगर कोई आपको हर 4-5 को दोस्त है, 4 दोस्त अगर 2 झापड़ मार रहा था, 5वां दोस्त पक्का 2 झापड़ मार देगा, बोलेगा ये मारता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर उल्टा मार दिए पहले नंबर दोस्त को, तो झूठ दोबारा चारों दोस्त आपका कहीं पिटाई नहीं करेगा, कमजोर समझ लेता है। तो कमजोर उस समय भारत की शासन व्यवस्था, शासक लोग थी, इसीलिए भारत की तरफ मूव किए। तो इन्होंने भी डिसाइड किया किधर, भारत की ओर मूव करने का। तो बोला जाता है शकों की जो शासन व्यवस्था को जाना जाता है क्षत्रप शासन व्यवस्था, क्योंकि यहां की जो शासन किया जाता था क्षत्रप के द्वारा होने के कारण वहां की जो शासन व्यवस्था को नाम से, किस नाम से जाना जाता था, क्षत्रप शासक व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद लिखा गया आपका, शकों ने भारत के उत्तर पश्चिम, देखो ये हम लोग का होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपका बोला गया उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया, उत्तर पश्चिम एरिया से अपने साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि इधर तो है समुंदर, सागर है, कहाँ आएगा, इधर हिमालय पर्वतेर पड़ जाता है उसका, तो इसका यही एरिया चयन पड़ता था। तो इसीलिए इन्होंने जो जितने भी हुआ शकों ने प्रवेश जो किया भारत में, उत्तर पश्चिम एरिया से प्रवेश किया, और उत्तर पश्चिम एरिया से क्या हुआ, साम्राज्य का अपना विस्तार करने किया। इसीलिए देखो सबसे पहले कहां गया, एंट्री किया, वो कंधार, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान। तक्षशिला नाम सुने हैं ना, कहाँ फेमस था, विश्वविद्यालय था, और वहां का आचार्य कौन बना था, और चाणक्य किसको ट्रेंड किया था, मौर्य को, क्योंकि वो कहां से ले गया था, मगध से उठा के कहां लेके चल गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तक्षशिला। बोला मेरे अंडर में ही ट्रेनिंग लो पूरा। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हत्या की थी, सेल्यूकस निकेटर। घनानंद भूल गया, इतना यास बात को भूल गए तो घनानंद, और उसको मार करके किस साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम मोरा। मोरा कौन थी, और उसका अलावा क्या थी, दासी थी। और किसके दरबार में दासी थी, वो घनानंद के दरबार में। जय हिंद जय भारत नहीं हो जाएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, ठीक है, कि इतना तो हिस्ट्री लगता है कि पढ़ लीजिएगा तो आप लोग कल्याण ऐसे है। देखो कहने का मतलब है कि हर जगह से, नॉट ओनली फॉर द वन बुक्स,
जहां से भी अच्छे अच्छे कलेक्शन, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले हम नहीं है, ठीक है, तो जनरली जहां से भी अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं वहां से आपको पढ़ा दे रहे। क्यों? क्योंकि मान लो एग्जाम में यही टारगेट है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पढ़ने में 10 दिन का जगह 15 दिन ले लो, कोई बेहतर नहीं है, लेकिन जब 15वां दिन के बाद निकलो तो सुपर स्टार बन के निकलिए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। उस पढ़ाई का क्या काम जो आप 4 महीना बोले पूरा सिलेबस हम खत्म कर दिए, 3 महीना में पढ़ा दिए और देख रहे एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो वो पढ़ाई नहीं कीजिए। टाइम दे, लेकिन वन टाइम, एक बार पूरा टाइम दीजिए कि एकदम पूरा हमेशा के लिए नीट बनना सन्नाटा कर दीजिए पढ़ाई को, कि बस एग्जाम में बैठे रिजल्ट करें और चलते बने। बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा और बार बार फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ते पढ़ते, हाँ मेरा काम तो पढ़ाना है, आप बार बार पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग फीलिंग लगने लगेगा। एग्जाम अगर 3-4 बार नहीं निकला ना तो 5वां बार से बोलेंगे ये मेरा लाइक जॉब भैया नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। वन टाइम बढ़िया से पढ़ो, 1 घंटा का जगह 2 घंटा याद करने में लगाए, लेकिन लगाओ अच्छा से। और याद करने के बाद जीके याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, याद करने के बाद अपनी भाषा में लिखिए। ये दरकार नहीं कोई भी बुक कोई भी नोट्स की भाषा में नहीं लिखिए, अपनी भाषा में लिखना चालू करो, और वो जो भाषा में लिखोगे वो बेस्ट आइडिया रहेगा और हमेशा लोड रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। कोई वर्ड डिफिकल्ट मिलता है उसको लिखो 4-5 बार, 4-5 बार बोलो, लिखो, दिमाग में लोड जाएगा। ये तो हिस्ट्री में है। साइंस में फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट नाम मिलेगा, सबसे डिफिकल्ट नाम मिलता है बायोलॉजी में, तो उसको कैसे याद रखेंगे, और उसको पढ़ना भी कंपलसरी है। चलिए आइए, तो भारत में जो शक ने आक्रमण किया, पहले किधर से प्रवेश करना चालू किया, कंधार, उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद मथुरा, उसके बाद उज्जैन, और कहा उसके बाद नासिक कहां पड़ता है, उज्जैन कहां पड़ता है, मथुरा कहां पड़ता है, तक्षशिला कहां पड़ता है, ये सब वर्तमान की स्थिति है। कंधार कहां पड़ता है, अफगानिस्तान। तो इसमें जो स्टार्ट होगा, लिखा गया भाई तक्षशिला में जो शक वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था उसका, माओ समझते हैं ना, कौन सा, हाँ नाम याद रखिएगा। उसके बाद मथुरा में जो शक वंश का, क्योंकि शक राजा थे, अलग अलग जगह पर फैले, 5 जगह पर, और अलग अलग जगह पर अलग अलग वंश का, अपने शक वंश का स्थापना करेंगे। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नौकरी चाकरी हो, हजारीबाग में पूरा 5 मंजिला बिल्डिंग बना लिए। आपका भाई रांची में हुआ तो वहां, तो आप ही अपने एक ही पिता के संतान हुए ना, आपका वंशज बदल जाएगा कि वही रहेगा। तो शक जब आए थे तो एक जगह ना करके अलग अलग जगह पर फैलने लगे, तो वही लिखा गया है तक्षशिला के बाद इन्होंने जो मथुरा में आकर के शक वंश की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, राजुल के द्वारा स्थापित किया गया। और मथुरा के जिस शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 बीसी में पराजित कर दिया। कौन सा ईस्वी में, और जब पराजित किया तो बहुत खुश हुआ, कोई विदेश को पराजित किए तो इन्होंने एक उपाधि ले लिया। कौन सा उपाधि धारण कर लिया, विक्रमादित्य का। किसका उपाधि धारण कर लिया, तो अपने आप को घोषित कर लिया विक्रमादित्य, जैसे आप लोग भी घोषित करते हैं। पीटी निकल गया एसएससी का मेंस, क्या समझते हैं, पास कर गए, सीजीएल पास कर गए, क्या पास किए, अरे पास किए, अभी मेरा वेटिंग लिस्ट है, हाँ नौकरी नहीं है, मेरे दूधू का एग्जाम पास किए। जैसे अभी एक्साइज वाला झारखंड में दौड़ लिए, एक्साइज मेरा निकल गया, सीधे बोलोगे एक्साइज मेरा निकल गया, क्या निकला, तो कोई पूछता है क्या निकला, अरे कोई नहीं पूछेगा। पहले बोले कोई एग्जाम निकाले, क्या एक्साइज निकल गया है मेरा, शॉर्टकट में ही नहीं बोले। फिर अगर कोई जानेगा तब बोलेगा क्या चीज, रिटेन की फिजिकल, तब बोलते हैं फिजिकल निकला। उतना थोड़ा ना कोई पूछता है, अरे वेटिंग लिस्ट में है, अभी नहीं आया, अभी आएगा तब होगा। तो इसीलिए पूरा मिरर में आप लोग को तो बोले फ्रेमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि ई गवर्नमेंट का चांस कम है कि एग्जाम लेगा। 2 महीना के बाद दौड़ हो गया है ना, दौड़ पाई, ठीक है, चलिए ठीक है। और सचिवालय का देख लीजिएगा, डेट कल से जारी हो गया है, कहाँ दिया है, वाह, चलो आप लोग का आएगा तब। चलिए आइए, तो इन्हें ने जो कहा, चलिए बाद में बात करेंगे। इधर देखो, तो यहां पर जो होता है कि मथुरा के शासक को हराने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, मालवा का शासक था, और उन्होंने कौन सा उपाधि धारण कर लिया था, तो उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि का ही धारण किया, शाक के राजा को हराया था, ठीक है। तो और जब उपाधि धारण किया तो इसी उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया गया,
1957 ईस्वी में, जिसका नाम क्या होता है। और ये जो संवत चलता है हर कैलेंडर में लिखा रहेगा, जैसे अभी ठाकुर प्रसाद जी कैलेंडर में ये वर्तमान से 57 साल आगे चलता है, क्योंकि ये 57 ईसा पूर्व में पहले हुआ था। तो जैसे अभी कौन सा ईसा पूर्व चल रहा है आपका, ईस्वी चल रहा, सॉरी 2000 नहीं, कि साल कितना चल रहा, शताब्दी, शताब्दी 2024, तो इसमें 57 साल जोड़ लो, 7 4 11 8 0 2, 2081 में विक्रम संवत चलेगा। अगर देखोगे कैलेंडर में 2081 विक्रम संवत, क्योंकि ये रनिंग डेट से 57 साल आगे चलता है। माने अभी जो हम लोग का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड से 57 साल आगे चलता है। तो एक बार कैलेंडर के बारे में पूछा जाता है, सब कैलेंडर के बारे में बता देंगे क्लास में, तो याद रखिए, यहां पर आ गई तो बात बता दें, ठीक है। तो ये जो होता था, तो आपसे बोला जाएगा कि विक्रम संवत कब चालू किया गया था, किस ईसा पूर्व में चालू किया गया था आपका, 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर बोलेगा इसके अनुसार करेंट डेट कब आता है, तो शताब्दी, तो जो अभी 2024 चल रहा शताब्दी हम लोग का, उसमें 57 साल आप प्लस कर दीजिएगा, तो आपका विक्रम संवत निकल जाएगा, ठीक है। विक्रम संवत, शाक संवत, ये सबका क्वेश्चन आता है, एक बार करा देंगे आपको। तो चलिए, इसके बाद बोला गया है उज्जैन में भी फिर शक शासन गए। तो उज्जैन के जो शक शासन जो स्थापना की, उसका नाम क्या था, चेष्टक या यशोमती। किसके द्वारा स्थापित किया गया, चेष्टक या यशोमती। तो उज्जैन में जो शक वंश की स्थापना की गई, वो किसके द्वारा किया गया था, यशोमती के द्वारा। बोलिए, इतना जल्दी नहीं थकिए, अभी फुल एनर्जेटिक है। किसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद नासिक में जो शक वंश की स्थापना किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, भूमक के द्वारा। तो आपका तक्षशिला में किसके द्वारा, मथुरा में किसके द्वारा, उसके बाद आपका दूसरी बात आपका उज्जैन में किसके द्वारा, चेष्टक में, और नासिक में भूमक के द्वारा स्थापित है। क्योंकि ये पूरा शक शासन थे, नाम भी अजीब अजीब मिलेगा, तो फॉरन तो अब इंडियन नाम को तो नहीं मिलेगा, सीता, मीता, गीता, रोहन, मोहन, सोहन, सभी नाम में एक्ट बना देते थे। उसके बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक बना था, वो कौन था, उज्जैन का रुद्रदामन। रुद्रदामन का नाम सुने हैं, कहां पर, पिछले क्लास में ही बताए हैं रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने जो होता है सातवाहन शासक था, जो किसके पुत्र थे, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मामी को पराजित किया था। अब इसमें कि सातवाहन वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त, सीमुख, सा से सातवाहन, सा से सीमुख बताए थे। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी। और इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन बना था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और सातवाहन वंश के जो बताया गया था, इसमें जो होता था पिता माता का नाम पहले लगाया जाता था, क्योंकि ये शासन व्यवस्था मातृ प्रधान थी कि पितृ प्रधान, इसलिए माता की प्रधानता दी जाती थी। अभी हम लोग का पितृ का प्रधानता देते हैं पिता को, इसीलिए हर कोई अपना टाइटल में अपने पिता का टाइटल ऐड करता है, ना कि माता का। बॉयज लोग, गर्ल्स लोग तो नहीं करते, बॉय लोग लगभग करते ही है। तो ये एक ऐसा वंश था, इन्होंने हर नाम का पहले अपने माता का नाम लगाया था, ठीक है। तो उसी तरह जो शक शासन थे, जो रुद्रदामन थे, उन्होंने किसको, सातवाहन वंश के किस शासक को हराए थे, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मामी। तो जो वशिष्ठी इसकी माता का नाम है, इसीलिए लिखा गया है वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी, ठीक है। और अंत में सातवाहन लोग जाकर के कहां बस गए थे, आंध्र प्रदेश में। इतना जल्दी भूल गए, इसीलिए इसे किस वंश के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। किसको, सातवाहन वंश को। और ये उत्तर और दक्षिण भारत के जो कल्चर्स का क्या बना जाता है, पुल या सेतु का काम करता है। तो देखो क्लास में जब वर्ड आएगा तो सारा रिपीट होगा, दिमाग में लोड रखिएगा, और वो हमको साउंड में चाहिए, ये नहीं कि एक बोला तो दूसरा का सुन के बोले। उसके बाद रुद्रदामन ने जब हरा दिया, तो रुद्रदामन ने आगे चल के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी में एक अभिलेख का निर्माण कराया। उस अभिलेख का नाम क्या था, जूनागढ़ अभिलेख। तो अभिलेख का महत्व आपको बताए भी है, क्यों महत्व है। किसी भी राजा को जानना है तो उसे दो तरह के स्रोत हमें मिलते हैं, एक साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और एक पुरातात्विक।
तो साहित्यिक सोच से तो लिखा हुआ जो लिखते थे, उसके स्टाफ लोग जो राजदूत दरबार में रहते थे वही लिखते थे। और पुरातात्विक मतलब शिलालेख, तो आपको तो शिलालेख पढ़ाए थे, अशोक के बारे में पूरा डिटेल बताए थे। आप भी अपना शिलालेख का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग साहित्यिक निर्माण कर रहे हैं, अपना नोट्स लिख रहे हैं ना। अगर मान ली मेरा नाम ये है, हम इतना अच्छा से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर जॉब हो जाएगा पढ़ाई करते तो आप ही का नोट्स चलेगा। लिख देना, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के मार्केट में बिक देना, अपना फोटो लगा देना, इस डिपार्टमेंट में जॉब है, देखो बिकने लगेगा नोट्स। अभी का ट्रेंड तो वही चल रहा है ना, खाली एक नौकरी ले लो, अगर फोटो सटा लो आगे में, देखो अपने आप कॉपी बिकने लग जाएगा, पैसा ऐसे कमाने लग जाएगा। तो बोला गया था रुद्रदामन ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी में एक अभिलेख का निर्माण कराया था। उस अभिलेख का नाम क्या था आपका? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और इन्होंने जो लिखवाया था किस भाषा का यूज किए थे? संस्कृत भाषा में। तो बोला गया ये संस्कृत भाषा में लिखा पहला ऐसा भारत का अभिलेख है। और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र में किस झील का निर्माण कराए थे? तो सुदर्शन झील का प्रारंभ में जो निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे इसको मॉडिफाई कराया, जब मॉडिफाई कराया तो कौन कराएगा? रुद्रदामन ही कराएगा मॉडिफाई। जब उसके बारे में लिखा कहाँ है, तब पहले बोला जाता नहीं कि आप लोग देखिएगा रोड का किनारे उद्घाटन करेगा, तब पहले विधायक का नाम आएगा, फिर परिषद, अब मुखिया, और वार्ड परिषद का कहीं छोटा में नीचे में नाम रहेगा, ऊपर से नीचे नहीं। अच्छा, वार्ड परिषद रहेगा तो मुंह नहीं देगा, तब फिर जो उसको पैसा देगा उसी का नाम, क्योंकि क्रमबद्ध चलता है ना इसी का। तो इसीलिए जो ये इसका जानकारी जो लिखवाया कौन? रुद्रदामन ने। उस झील का जब निर्माण कराएगा तो इतिहासकार बोलेगा कि ऐसे नहीं हो सकता है, इससे पहले भी निर्माण कराया था, उसे कौन कराने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था में बताए थे कि झील नहर का इसलिए निर्माण कराया था क्योंकि उसके शासन काल में आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। तो कृषि कैसे डेवलप होगा? जब वहां नहर की व्यवस्था होगी झील की, तभी तो, इसीलिए वहां किया गया था। तो बोला गया आगे चल के यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य ने के पश्चिम विस्तार के बारे में जानकारी देती है। कौन सा अभिलेख? अभी बताए थे ना, जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो किसने निर्माण कराया था? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने। तो उस अभिलेख को जब पढ़ा गया तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला कि उन्होंने पश्चिम के साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया था। तो किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। उसके बाद बोला गया रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण समझते हैं ना, जीवोपार्जन कराने के बाद, और उसके किसके भेजा था? अपने एक अधिकारी को भेजा था, और उस अधिकारी का नाम था सुविशाक। क्या नाम था? सुविशाक को भेजा था। राजा खुद नहीं जाता है, भेजता है। तो जीव निर्माण समझते हैं, पुनरुद्धार। जैसे आपके गांव विलेज में तालाब होगा, उस तालाब का फिर से टेंडर निकलता है। क्यों निकलता है? वो सूख गया है, फिर से खुदाई करके जिससे पानी स्टोर हो। और इतना घोटाला होता है कि साइड साइड खोल करके पैसा अपने रख लेता है सब, ठीक है। तो ये भी किया होगा, स्टाफ तो हो ही होगा, तो जरूरी भी घोटाला किया होगा? नहीं किया होगा? घोटाला किया होगा। देखो इसके बाद जो बोला गया आगे, ब्राह्मी लिपि की जो है आधुनिक रूप, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, एग्जाम में एक दो बार आया भी है। बोला गया ब्राह्मी लिपि का जो आधुनिक रूप है देवनागरी लिपि। आपको अपना जब फॉर्म भरते होंगे तो इसमें लिखा रहता होगा देवनागरिक लिपि। तो मतलब जो हम लोग नाम लिखते हैं वो देवनागरी की है, लेकिन इसका प्राचीन नाम में क्या था? ब्राह्मी लिपि था, ठीक है। और आपका जो वही लिखा गया है जो हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो हम लोग जो अपना नाम लिखेंगे या संस्कृत भाषा में लिखेंगे वो किस नाम में लिखते हैं? देवनागरिक। देखोगे फॉर्म आता है पहले ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन में भी लिखा रहता है, इंग्लिश नाम रहेगा, फिर उसको हिंदी नाम नीचे आ जाता है। तो वो जो लिखा जाता है भारत में जो प्रचलन है वो किस लिपि का प्रचलन है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि, ठीक है। इसके बाद आगे हुआ इस वंश का अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक, पहले बोले पहला अंतिम नहीं भूलना है। इस वंश का अंतिम शासक जो बना उसका नाम क्या था? रुद्र सिंह तृतीय। ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे पढ़ना है तृतीय। अगर शक वंश या सेथियन वंश का अंतिम शासक के बारे में बोलेंगे तो क्या नाम बताएंगे उसका? रुद्र सिंह तृतीय नाम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका शासन जब अंत होगा तो उसी में आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों का सर्वनाश करने में जो सबसे भूमिका अदा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी।
तो बोला गया उपाधि, तो इन्होंने भी कौन सा उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की धारण की। और चांदी के सिक्के जो चलाए गए इसी का शासन में चलाए गए थे, क्यों? क्योंकि इन्होंने शकों का अंत किया, तो इसी उपलक्ष्य में क्या करते हैं, सिक्के जारी किए। और उस सिक्के को जब चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के बारे में पढ़ाएंगे, सॉरी विक्रमादित्य के बारे में, तो उस सिक्के को क्या नाम से पुकारा गया? रूपक के नाम से। तो रूपक जो जारी किया गया किसके द्वारा जारी किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलिएगा, ये अगला शासक आएगा कुशाण में, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का पूरा नाश करेगा और उसके साम्राज्य को अंत करेगा। और वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? गुप्त वंश में। गुप्त वंश में आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है, तो शक का पूरा विनाश करेंगे और उसी उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी करेंगे। और उस सिक्के को गुप्त वंश में किस नाम से पुकारा जाता था? रूपक। जैसे आप लोग का जॉब हो जाते थे, क्या करते हैं, पूरा अपना मोहल्ला उल्ला का इनविटेशन देते हैं, पूरा मिठाई उठाई खिलाते हैं, डीजे उजे पूरा बजाते हैं 4 दिन तक। काहे करते? खुशी मनाते हैं, रीजन शेयर करते हैं खुशी को। तो ये भी बोला कि हम शक को अंत किए तो कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। और उस सिक्के का नाम क्या कहलाता था आपका? रूपक। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका अगला वंश एक चालू होगा, हिंद पार्थिनियन और पहलव वंश। ठीक है, तो इसकी क्लास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।